नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स एंड द मंक में। ये वो जगह है जहां हम किताबों की गहराइयों में उतरकर उनके अनमोल विचार आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाते हैं। यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जी जाती है, ताकि आपके जीवन में एक नया बदलाव आ सके। बुक योर नेक्स्ट 5 मूव्स एक गाइड बुक है जो आपको सिखाती है कि बिजनेस और जीवन में हमेशा 5 चालें आगे कैसे सोचना है। ये किताब चेस मास्टर की तरह रणनीति बनाने, टीम बनाने, स्केल करने और पावर प्ले करने की कला बताती है। हर अध्याय जीवन को देखने का नया नजरिया देता है। लेखक पैट्रिक बेट-डेविड एक ईरान-अमेरिकी उद्यमी, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने PHP एजेंसी की स्थापना की और वैल्यूटेनमेंट नामक यूट्यूब चैनल से लाखों उद्यमियों को बिजनेस और जीवन की सीख दी। कठिन हालात से निकलकर उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और यही अनुभव वे अपनी किताबों में साझा करते हैं। अध्याय 1, हु डू यू वांट टू बी? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज कोई आपसे पूछे कि तुम्हें जिंदगी में बनना क्या है, तो क्या आपका जवाब तुरंत आएगा या आप ठहरकर सोचेंगे? यही सवाल पैट्रिक बेट-डेविड ने अपनी जिंदगी से उठाया। पैट्रिक का बचपन ईरान में गुजरा, जहां वे जंग और बमबारी के बीच बड़े हुए। एक दिन उनके माता पिता ने तय किया कि परिवार को सुरक्षित भविष्य चाहिए। वे जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में पहुंचे और फिर अमेरिका आ गए। एक शरणार्थी बच्चा जो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोल पाता था। उसने सोचा, क्या मैं कभी बड़ा इंसान बन पाऊंगा? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने सीखा कि जिंदगी में सबसे पहले सवाल यह नहीं है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, बल्कि असली सवाल है, मैं बनना क्या चाहता हूं? कभी कभी हम सब अपने माता पिता, दोस्तों या समाज की उम्मीदों में उलझकर अपनी असली चाहत भूल जाते हैं। लेकिन पैट्रिक कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस ही सफलता की नींव है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कौन बनना चाहते हैं, तो आप सही रणनीति कैसे बना पाएंगे? उन्होंने अपनी तकलीफ, हैटर्स और डाउटर्स को ईंधन, फ्यूल बनाया। स्कूल में लोग उन्हें चिढ़ाते थे, क्लब में समय बर्बाद करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया, अब पुराना पैट्रिक मर चुका है, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। पैट्रिक ने कहा, पेन इज फ्यूल, यानी आपकी पीड़ा, आपकी असफलता, आपके हैटर्स, यही आपकी असली ताकत है। आप चुन सकते हैं कि इनसे टूटना है या इन्हें अपनी फायर बनाना है। अध्याय का सार। सबसे बड़ा सवाल, तुम्हें बनना क्या है? सेल्फ अवेयरनेस के बिना कोई रणनीति काम नहीं करती। अपनी तकलीफों और हैटर्स को फ्यूल बनाओ। जब आप अपनी विजन तय कर लेते हैं, तभी आपकी चालें, मूव्स, साफ दिखाई देती है। अध्याय 2, स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, यू। दोस्तों, अक्सर हम किताबें पढ़ते हैं कि दूसरों को कैसे समझें, कैसे इन्फ्लुएंस करें, कैसे उन्हें कन्विंस करें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली प्रोडक्ट आप खुद हैं? जी हां, पैट्रिक कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज यू। और सच मानिए, अगर आप खुद को नहीं समझते, तो पूरी दुनिया की समझ भी अधूरी है। पैट्रिक बताते हैं कि उन्होंने जिंदगी में सबसे कठिन काम क्या किया? न 300 कॉल्स रोज करने, न 18 घंटे काम करने। सबसे मुश्किल था खुद को समझना, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते, आप अपनी असली ताकत और कमजोरी से अनजान रहते हैं। यहां एक कहानी है उनके दोस्त शॉन की। शॉन बार बार नौकरियां बदलता रहा और हर बार दोष अपने बॉस पर डालता रहा। लेकिन एक दिन पैट्रिक ने उससे कहा, हर बार बॉस की गलती कैसे हो सकती है? कभी सोचा कि असली गलती तुम्हारी सोच में है? धीरे धीरे शॉन ने महसूस किया कि वो दूसरों से जल रहा था, क्योंकि उसे खुद पता ही नहीं था कि उसे असल में चाहिए क्या। आखिरकार उसने कहा, मुझे करोड़पति नहीं बनना, मुझे सिर्फ $1,50,000 सालाना चाहिए, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिता सकूं। यह है सेल्फ अवेयरनेस की ताकत। जब आप जान जाते हैं कि आपकी बेस्ट लाइफ कैसी दिखती है, तो आपको दूसरों से जलन नहीं होती। पैट्रिक कहते हैं, अगर आप अपनी मेहनत और उम्मीदों को अलाइन नहीं करते, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे।
इसलिए 2 बातें याद रखिए। 1, अपनी विजन और चॉइसेस को अलाइन करें। 2, अपनी मेहनत को अपने सपनों के लेवल पर ले जाएं। अध्याय का सार। सबसे अहम प्रोडक्ट आप खुद हैं। सेल्फ अवेयरनेस से एनवी खत्म होती है और क्लैरिटी मिलती है। विजन, चॉइसेस, एफर्ट्स और वैल्यूज का अलाइनमेंट ही फुलफिलमेंट देता है। अगर मेहनत उम्मीदों से कम है तो या तो सपने घटाइए या मेहनत बढ़ाइए। अध्याय 3, डिस्कवर व्हाट रोल सूट्स यू बेस्ट। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? क्या हर किसी को सीईओ की कुर्सी पर बैठना चाहिए? जवाब है नहीं। हर इंसान की अपनी अलग ताकत और अलग चाहत होती है। पैट्रिक कहते हैं, द की इज टू फाइंड द रोल दैट बेस्ट हाईलाइट्स योर टैलेंट्स। कुछ लोग जन्मजात लीडर होते हैं, कुछ बेहतरीन नंबर 2, कुछ स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट्स और कुछ सेल्स चैंपियंस। सवाल यह है कि आप किस जगह सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहां एक दिलचस्प बात है, एंटरप्रेन्योर होना ग्लैमरस लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दर्द और सैक्रिफाइस से भरी होती है। 18 घंटे काम, धोखेबाजी, एम्प्टी बैंक अकाउंट और लगातार अनसर्टेनिटी। अगर आप चाहते हैं कि रोज शाम 6 बजे अपने परिवार के साथ डिनर करें, तो शायद एंटरप्रेन्योर की जिंदगी आपके लिए नहीं बनी है। पैट्रिक अपने अनुभव से कहते हैं, ओन योर नेक्स्ट मूव्स एंड हैव अदर्स इंक्लूडिंग योर फैमिली बाय इनटू देम। यानी जब आप अपनी रोल चुनते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार और टीम के लिए एक कमिटमेंट होता है। यहां पर एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है, फ्यूचर ट्रूथ। आईबीएम के फाउंडर थॉमस वॉटसन ने कहा था, ग्रेट कंपनी बनने के लिए हमें अभी से ऐसे एक्ट करना होगा जैसे हम पहले से ही ग्रेट कंपनी है। पैट्रिक भी यही कहते हैं, अपने फ्यूचर ट्रूथ में जियो। अगर आप विजनरी बनना चाहते हैं तो आज से ही विजनरी की तरह एक्ट कीजिए। अध्याय का सार। हर किसी का रोल अलग होता है, एंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर, स्ट्रैटेजिस्ट या लीडर। सैक्रिफाइस और लाइफस्टाइल देखकर तय करें कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। फ्यूचर ट्रूथ, अभी से वैसा एक्ट करें जैसे आप बनना चाहते हैं। हेरोइक इंस्पिरेशन लीजिए और अपने विजन को जीना शुरू कीजिए। अध्याय 4, डिस्कवर योर नेक्स्ट मूव। दोस्तों, शतरंज के खेल में अगर आप सिर्फ अगली चाल सोचते हैं तो शायद जीतना मुश्किल हो जाएगा। असली खिलाड़ी वही होता है जो कम से कम 5 चालें आगे सोच सके। पैट्रिक कहते हैं, जिंदगी और बिजनेस भी ठीक ऐसे ही है, लेकिन सवाल यह है, मेरी अगली चाल क्या होनी चाहिए? कई लोग बिना सोचे समझे बड़ी छलांग लगाते हैं, जैसे नौकरी छोड़कर अचानक बिजनेस शुरू करना या बिना तैयारी के नए प्रोजेक्ट में कूद जाना। नतीजा, ज्यादातर लोग वही हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले 3-4 चालें प्लान ही नहीं की थी। पैट्रिक बताते हैं कि नेक्स्ट मूव की क्लैरिटी 3 चीजों से आती है। 1, आपकी विजन, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। 2, आपकी वर्तमान स्थिति, आप अभी कहां खड़े हैं। 3, आपकी रणनीति, वहां पहुंचने के लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे। उन्होंने खुद अपने करियर में ये सीखा। शुरुआत में वे जिम में मेंबरशिप बेचते थे। जब उन्हें प्रमोशन नहीं मिला तो उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दी। ये दर्दनाक था, लेकिन वहीं से उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूव सोची। एक ऐसी जगह ढूंढनी जहां उनकी मेहनत का सीधा इनाम मिले। यहीं से उनका एंटरप्रेन्योर बनने का सफर शुरू हुआ। ये अध्याय हमें एक गहरा सबक देता है। हर बड़ी छलांग से पहले अपनी अगली 5 चालें लिखो और याद रखो, मूव 5 तक पहुंचने के लिए मूव 1 से शुरुआत करनी ही होगी। अध्याय का सार, बिना सोच समझे मूव लेना खतरनाक है। अपनी विजन, वर्तमान स्थिति और रणनीति का विश्लेषण करें। बड़ी सफलता तभी मिलती है जब आप 5 चालें आगे सोचते हैं। सही नेक्स्ट मूव वही है जो आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी के साथ जुड़ी हो। अध्याय 5, हाउ टू सॉल्व फॉर एक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी गणित का सवाल हल किया है जिसमें एक्स ढूंढना होता है? जिंदगी और बिजनेस भी बिल्कुल ऐसे ही है। हर निर्णय एक नया सवाल है और उसका एक्स
यानी सही समाधान हमें खुद ढूंढना पड़ता है। पैट्रिक कहते हैं, रीजनिंग इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। मतलब, जो लोग हर फैसले में सिर्फ भावनाओं या गुस्से में आते हैं, वे अक्सर गलत चाल चल देते हैं। लेकिन जो लोग रीजनिंग यानी तर्क और सोच का इस्तेमाल करते हैं, वही लॉन्ग टर्म जीतते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कोई नौकरी छोड़ दी या किसी रिश्ते को तोड़ दिया और बाद में पछताए? यही होता है जब हम इमोशन बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। पैट्रिक हमें सिखाते हैं कि सही तरीका है प्रक्रिया अपनाना। उनका फार्मूला है, 1. प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो, असली दिक्कत क्या है। 2. ऑप्शन लिस्ट करो, सारे पॉसिबल रास्ते लिखो। 3. प्रोस और कॉन्स देखो, हर ऑप्शन के फायदे नुकसान सोचो। 4. लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचो, आज का फायदा कल का नुकसान न बन जाए। 5. फाइनल डिसीजन लो और फिर पूरी कमिटमेंट से आगे बढ़ो। पैट्रिक कहते हैं कि जब आप एक्सॉल्व करते हो तो आपकी सोच सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहती, आप फ्यूचर में झांकते हो। जैसे शतरंज का खिलाड़ी अपनी अगली 5 चालें देखता है। अध्याय का सार, हर निर्णय एक सॉल्व फॉर एक्स है। भावनाओं की बजाय तर्क, रीजनिंग पर आधारित फैसले लें। प्रॉब्लम ऑप्शंस, प्रोस कॉन्स, लॉन्ग टर्म फाइनल डिसीजन, यही सही प्रक्रिया है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ही आपको भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। अध्याय 6, बिकम एन एक्सपर्ट इन प्रोसेसिंग इश्यूज। दोस्तों, जिंदगी और बिजनेस में सबसे बड़ी कला कौन सी है? पैसा कमाना? टीम बनाना? नहीं, असली कला है प्रॉब्लम्स को प्रोसेस करना। सोचिए, हर दिन हमारे सामने छोटी बड़ी दिक्कतें आती है। कभी क्लाइंट खुश नहीं, कभी टीम का झगड़ा, कभी पैसा अटक गया, कभी घर की परेशानी। अब फर्क किससे पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन इश्यूज को कैसे प्रोसेस करते हैं। पैट्रिक कहते हैं, विनर्स और लूजर्स में फर्क प्रॉब्लम से नहीं, प्रॉब्लम को हैंडल करने की स्किल से होता है। मतलब, वही दिक्कत किसी को गिरा देती है और किसी को और मजबूत बना देती है। उन्होंने एक प्रोसेस बताया। 1. पॉज करो, जब प्रॉब्लम आए तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुककर ऑब्जर्व करो। 2. एनालाइज करो, देखो असली रूट कॉज क्या है। अक्सर हम सरफेस पर फाइट करते रहते हैं। 3. ऑप्शन सोचो, हर समस्या का एक से ज्यादा हल होता है। 4. डिसाइड एक्ट, जो सबसे प्रैक्टिकल लगे उसे अप्लाई करो। 5. लर्न एडजस्ट, हर इश्यू से सीखो ताकि अगली बार वही मिस्टेक न दोहराओ। पैट्रिक खुद मानते हैं कि करियर की शुरुआत में वे बहुत इंपल्सिव थे। किसी ने कुछ कहा और उन्होंने तुरंत गुस्से में रिएक्शन दे दिया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि ठहर कर सोचना ही असली ताकत है। दोस्तों, ये लेसन हमारी पर्सनल लाइफ पर भी उतना ही लागू होता है जितना बिजनेस पर। अगली बार जब कोई इशू आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे सही प्रोसेस कर रहा हूं या बस रिएक्ट कर रहा हूं? अध्याय का सार, प्रॉब्लम्स सबको मिलती है, फर्क सिर्फ प्रोसेसिंग से पड़ता है। रिएक्ट मत करें, पॉज करके एनालाइज करें। हर इशू को सिस्टम से हैंडल करें। पॉज, एनालाइज, ऑप्शंस, डिसाइड, लर्न। जो इश्यूज प्रोसेस करना सीख लेता है वही असली लीडर बनता है। अध्याय 7, मेक लॉजिकल नॉट इमोशनल डिसीजंस। दोस्तों, क्या आपने कभी गुस्से या भावनाओं में आकर कोई फैसला लिया है और बाद में पछताए हैं? शायद नौकरी छोड़ दी, रिश्ता तोड़ दिया या किसी मौके को खो दिया। यही होता है जब हम इमोशन से डिसीजन लेते हैं, लॉजिक से नहीं। पैट्रिक कहते हैं, बिजनेस और लाइफ दोनों में सबसे बड़ी स्किल है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल। क्योंकि अगर आपके फैसले गुस्से, डर या अहंकार पर आधारित हैं, तो आप अपनी जिंदगी दूसरों की चाल पर खेल रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक टॉप सेल्समैन ने पैट्रिक को धमकी दी कि अगर उसे रेज नहीं मिला तो वो कंपनी छोड़ देगा। अब एक इमोशनल लीडर कहता, जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन एक लॉजिकल स्ट्रैटेजिस्ट सोचता, क्या ये आदमी अभी मेरे विजन के लिए क्रिटिकल है? अगर हाँ, तो मैं कैसे बैलेंस करूं कि कंपनी भी सेफ रहे
और ये प्लेयर भी रिटेन हो। लॉजिकल डिसीजन का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड ब्लडेड मशीन बन जाए। इसका मतलब है कि आप इमोशन को एक्नॉलेज करें, लेकिन उस पर एक्ट ना करें। सवाल यह है, क्या यह डिसीजन मेरे लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन है? पैट्रिक खुद मानते हैं कि शुरुआत में उन्होंने कई बार भावनाओं में गलत फैसले लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि ठहर कर, डेटा देखकर और फ्यूचर पर ध्यान देकर ही सबसे सही निर्णय निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, खुद से पूछिए, क्या ये मेरा गुस्सा ले रहा है फैसला या मेरी स्ट्रैटेजी? अध्याय का सार, इमोशनल डिसीजंस अक्सर शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान। लॉजिकल डिसीजंस विजन और डेटा पर आधारित होते हैं। लीडर्स को चाहिए कि इमोशन को समझें, पर उसके गुलाम न बने। ठहर कर सोचना और फ्यूचर इंपैक्ट देखना ही असली स्ट्रैटेजी है। अध्याय 8, हाउ टू बिल्ड योर ड्रीम टीम। दोस्तों, सोचिए, अगर शतरंज का खिलाड़ी सारे प्यादों से ही खेलना चाहे तो क्या वो ग्रैंड मास्टर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। जीतने के लिए उसे रानी, क्वीन, हाथी, रुख और ऊंट, बिशप जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स चाहिए। ठीक यही नियम बिजनेस और जिंदगी पर भी लागू होता है। आपकी जीत आपकी टीम पर निर्भर है। पैट्रिक कहते हैं, ग्रेट लीडर्स डोंट जस्ट बिल्ड बिजनेसेस, दे बिल्ड पीपल। मतलब, अगर आप अकेले लड़ेंगे तो शायद छोटे छोटे गोल्स पालेंगे, लेकिन अगर बड़ा सपना है तो आपको ड्रीम टीम चाहिए। लेकिन ड्रीम टीम बनती कैसे है? पैट्रिक 3 चीजों पर जोर देते हैं। 1, क्लैरिटी ऑफ विजन। लोग तभी आपके साथ जुड़ते हैं जब उन्हें साफ दिखे कि आप कहां जा रहे हैं। विजन धुंधला होगा तो लोग भी टिकेंगे नहीं। 2, राइट फिट पीपल। हर इंसान हर रोल के लिए सही नहीं होता। लीडर की जिम्मेदारी है सही इंसान को सही जगह बैठाना। 3, इंसेंटिव्स और कल्चर। सिर्फ पैसे से लोग मोटिवेट नहीं होते, उन्हें ग्रोथ, रिस्पेक्ट और बिलोंगिंग चाहिए। पैट्रिक बताते हैं कि शुरुआत में वे अकेले लड़ रहे थे, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि एक मजबूत टीम के बिना स्केल करना नामुमकिन है। उन्होंने अपनी कंपनी PHP एजेंसी में ऐसे लोगों को चुना जो उनकी विजन पर भरोसा करते थे। ड्रीम टीम बनाना सिर्फ हायरिंग नहीं है, ये एक तरह से रिलेशनशिप बिल्डिंग है। और दोस्तों, ये लेसन हमारी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही काम करता है। सही दोस्तों, सही साथी और सही माहौल चुनना ही हमें ऊपर ले जाता है। और अगर ये कहानी आपको प्रेरित कर रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट ही हमें नई किताबों के अनमोल रत्न आपके तक लाने का जोश देती है। अध्याय का सार, अकेले आप लिमिटेड जीतते हैं, टीम के साथ अनलिमिटेड। विजन क्लियर हो, लोग नेचुरली जुड़ेंगे। सही इंसान को सही जगह बैठाना ही लीडरशिप है। ड्रीम टीम बनाने का मतलब है लोगों को ग्रो कराना, सिर्फ यूज करना नहीं। अध्याय 9, हाउ टू मैनेज एंड रिटेन योर पीपल। दोस्तों, टीम बनाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा कठिन काम है। टीम को संभालना और लंबे समय तक साथ बनाए रखना। सोचिए, अगर आपकी कंपनी में लोग आते हैं और जल्दी छोड़कर चले जाते हैं तो क्या आप कभी बड़ी एम्पायर बना पाएंगे? पैट्रिक कहते हैं, पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे लीव लीडर्स। मतलब, रिटेंशन सिर्फ सैलरी या पर्क से नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि लीडर अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो आखिर कैसे करें मैनेज और रिटेन? पैट्रिक हमें कुछ की प्रिंसिपल्स देते हैं। 1, लिसन एक्टिवली। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वो ज्यादा लॉयल बनते हैं। 2, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड। अप्रिशिएशन इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। छोटी सी तारीफ भी मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देती है। 3, बैलेंस अकाउंटेबिलिटी विद केयर। सिर्फ प्यार ही नहीं, सख्ती भी जरूरी है। लीडर को चाहिए कि परफॉर्मेंस पर नजर रखे और ईमानदारी से फीडबैक दे। 4, क्रिएट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके लोग देखते हैं कि यहां सीखने और आगे बढ़ने के मौके हैं तो वे लंबे समय तक टिकते हैं। पैट्रिक अपने अनुभव से बताते हैं
कि उन्होंने कई बार टॉप परफॉर्मर्स खो दिए क्योंकि उन्होंने उनकी नीड्स को सही से समझा ही नहीं। ये उनके लिए पेनफुल लेसन था। तब से उन्होंने सीखा कि हर इंसान का वाय अलग होता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन, किसी को स्टेबिलिटी। दोस्तों, ये प्रिंसिपल पर्सनल लाइफ पर भी लागू होता है। रिश्ते भी तब टिकते हैं जब दोनों एक दूसरे को सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। अध्याय का सार: लोग कंपनियों से नहीं, लीडर से ब्रेकअप करते हैं। लिसनिंग, रिकॉग्निशन और ग्रोथ ही रिटेंशन की कुंजी है। अकाउंटेबिलिटी और केयर का बैलेंस जरूरी है। हर इंसान का वाय समझिए, तभी वो लंबे समय तक साथ चलेगा। अध्याय 10: हाउ टू क्रिएट अ कल्चर दैट लास्ट्स। दोस्तों, एक सवाल सोचिए, क्या चीज किसी कंपनी या टीम को दशकों तक मजबूत बना रखती है? टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या पैसा? पैट्रिक कहते हैं, असली ताकत होती है कल्चर। कल्चर का मतलब है वो वैल्यूज, बिलीव्स और बिहेवियर्स जो आपकी टीम रोज फॉलो करती है। अगर कल्चर टॉक्सिक है, जहां लोग सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस देखते हैं, तो चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन अगर कल्चर हेल्दी है, जहां ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और ग्रोथ है, तो कंपनी स्टॉर्म झेलकर भी खड़ी रहेगी। पैट्रिक अपने शुरुआती दिनों की कहानी बताते हैं। उनकी टीम में कुछ लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म पैसे पर फोकस कर रहे थे। रिजल्ट: पॉलिटिक्स, जेलसी और फाइट्स। तब उन्होंने सीखा कि कल्चर को चांस पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसे कॉन्शियसली डिजाइन करना पड़ता है। तो लास्टिंग कल्चर बनाने के प्रिंसिपल्स क्या है? 1. क्लियर कोर वैल्यूज। आपकी कंपनी किस चीज के लिए खड़ी है, यह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 2. वॉक द टॉक। लीडर खुद उन वैल्यूज को जिए। अगर लीडर ही वैल्यूज तोड़े, तो कल्चर कभी टिकेगा नहीं। 3. रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। छोटी छोटी आदतें कल्चर को मजबूत बनाती है, जैसे वीकली मीटिंग्स, रिकॉग्निशन रिचुअल्स या शेयर्ड सेलिब्रेशंस। 4. जीरो टॉलरेंस फॉर टॉक्सिसिटी। चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, अगर वो कल्चर बिगाड़ रहा है, तो उसे रोकना ही होगा। पैट्रिक कहते हैं, कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। स्ट्रैटेजी बदल सकती है, लेकिन कल्चर ही आपकी असली आइडेंटिटी है। दोस्तों, अपने पर्सनल लाइफ में भी कल्चर मायने रखता है। आपका घर, आपके रिश्ते, वहां का माहौल ही तय करता है कि आप स्ट्रेस में रहेंगे या ग्रोथ में। अध्याय का सार: कल्चर कोर वैल्यूज प्लस बिहेवियर्स प्लस ट्रेडिशंस। लीडर्स को खुद वैल्यूज जीनी होंगी। टॉक्सिसिटी को कभी टॉलरेट न करें। कल्चर ही वो ताकत है जो कंपनियों और रिश्तों को लंबा जीवन देती है। अध्याय 11: द माइंडसेट ऑफ स्केलिंग। दोस्तों, एक सवाल सोचिए, क्या हर कोई बड़ा सपना देखता है? हाँ, लेकिन क्या हर कोई उसे स्केल कर पाता है? नहीं, क्योंकि स्केलिंग सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं, माइंडसेट से आता है। पैट्रिक कहते हैं, ग्रोइंग अ बिजनेस इज लाइक रेजिंग अ चाइल्ड, स्केलिंग अ बिजनेस इज लाइक रेजिंग अ नेशन। मतलब, शुरुआत में जब आप अकेले होते हैं, तो हर छोटी चीज खुद मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब टीम बड़ी होती है, जब ग्राहक हजारों लाखों में होते हैं, तब आपको अलग नजरिए से सोचना पड़ता है। स्केलिंग माइंडसेट अपनाने का पहला कदम है थिंक बिगर। ज्यादातर लोग छोटे लेवल पर फंस जाते हैं, जैसे मुझे हर महीने थोड़ा प्रॉफिट चाहिए। लेकिन स्केलर सोचता है, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो 10x ग्रो कर सके। दूसरा कदम है डेलीगेशन और ट्रस्ट। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे, तो आप हमेशा ऑपरेटर बने रहेंगे। स्केलर वही है जो सही लोगों को एम्पावर करता है और खुद स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है। तीसरा कदम है लॉन्ग टर्म पेशेंस। स्केलिंग ओवरनाइट नहीं होता, इसमें समय, धैर्य और बहुत सारी मेहनत चाहिए। पैट्रिक बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी कंपनी पीएचपी एजेंसी को स्केल करना शुरू किया, तो उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि टीम पर ट्रस्ट करें और सिस्टम्स डेवलप करें। शुरुआत में डर था कि क्या लोग मेरी तरह काम करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने समझा कि स्केल वही है जो खुद पर से कंट्रोल छोड़कर दूसरों को ग्रो करता है। दोस्तों,
ये प्रिंसिपल हमारी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही सटीक है। अगर आपको खुद से ऊपर उठकर लेगेसी बनानी है तो आपको बिग पिक्चर माइंडसेट अपनाना होगा। अध्याय का सार, स्केलिंग सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, माइंडसेट से आता है। बिग पिक्चर सोचिए, छोटा प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पर फोकस करें। डेलीगेशन और ट्रस्ट स्केलिंग की असली कुंजी है। धैर्य और सिस्टम्स के बिना कोई एम्पायर नहीं बनती। अध्याय 12, सिस्टम्स, स्पीड एंड अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ कंपनियां धीरे धीरे बढ़ती हैं और कुछ कंपनियां अचानक आकाश छू लेती हैं? पैट्री कहते हैं, फर्क सिर्फ 3 चीजों में होता है, सिस्टम्स, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले सिस्टम्स। एक छोटी कंपनी बिना सिस्टम्स के चल सकती है, लेकिन बड़ी कंपनी बिना सिस्टम्स के कोलैप्स हो जाती है। सिस्टम का मतलब है प्रोसेसेस, सॉप्स और स्ट्रक्चर। ये वो इनविजिबल बैकबोन है जो केओस को कंट्रोल करता है। पैट्रिक बताते हैं कि जब उनकी कंपनी एक्सपैंड हुई तो शुरू में हर कोई अपनी अपनी स्टाइल में काम कर रहा था। रिजल्ट, कंफ्यूजन और डिले। तभी उन्होंने सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए, ऑनबोर्डिंग मैनुअल्स, सेल्स स्क्रिप्ट्स, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, और तभी ग्रोथ सस्टेनेबल हुई। दूसरा है स्पीड। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन स्पीड है। पैट्री कहते हैं, इफ यू कैन एक्सिक्यूट फास्टर देन योर कॉम्पिटिशन यू विन। मतलब सही आइडिया के साथ तेज एक्शन ही आपको आगे ले जाएगा। डिले मतलब अपॉर्चुनिटी खोना। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। सिस्टम्स और स्पीड तभी काम करेंगे जब हर कोई अपने काम के लिए जिम्मेदार होगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ ब्लेम नहीं बल्कि ऑनरशिप है। हर इंसान को लगना चाहिए, ये मेरा काम है और इसका रिजल्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैट्री का मानना है कि जब ये तीनों पिलर्स एक साथ आते हैं, सिस्टम ऑर्डर लाता है, स्पीड मोमेंटम लाती है और अकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट बनाती है। यही कॉम्बिनेशन किसी भी बिजनेस को स्केल करता है। दोस्तों, हमारी पर्सनल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर हम अपनी हैबिट्स को सिस्टम में बदल दें, डिसीजंस में स्पीड लाएं और खुद को अकाउंटेबल रखें तो ग्रोथ पक्की है। अध्याय का सार, सिस्टम्स केओस को ऑर्डर में बदलते हैं, स्पीड एग्जीक्यूशन को एज देती है, अकाउंटेबिलिटी ऑनरशिप और ट्रस्ट पैदा करती है। ग्रोथ सिस्टम्स प्लस स्पीड प्लस अकाउंटेबिलिटी का संतुलन। अध्याय 13, हाउ टू कीप मोमेंटम। दोस्तों, शुरुआत में हर कोई जोश से काम करता है। नया प्रोजेक्ट, नई टीम, नया सपना, सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो एनर्जी कम होने लगती है। यही है असली चैलेंज, मोमेंटम को बनाए रखना। पैट्री कहते हैं, स्टार्टिंग इज इजी, सस्टेनिंग इज हार्ड। मतलब असली खिलाड़ी वही है जो लंबे समय तक पेस बनाए रखे। तो मोमेंटम कैसे बनाए रखें? 1, स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करो। जब टीम को हर छोटी जीत का एहसास होता है तो उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाती है। सेलिब्रेशन सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एक्नॉलेजमेंट है, हां, हम सही दिशा में जा रहे हैं। 2, क्लियर नेक्स्ट गोल सेट करो। कई बार लोग इसलिए स्लो हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आगे कहां जाना है। लीडर का काम है कि हर जीत के बाद अगला माइलस्टोन डिफाइन करे। 3, एनर्जी और एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। पैट्री कहते हैं कि आपकी एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। अगर लीडर थका और डेमोटिवेटेड दिखेगा तो टीम भी सुस्त पड़ जाएगी। इसके उलट एक पॉजिटिव और चार्ज्ड अप लीडर पूरी टीम को खड़ा कर सकता है। 4, अवॉइड बर्नआउट। मोमेंटम सिर्फ स्पीड नहीं, बैलेंस भी है। अगर टीम लगातार प्रेशर में रहेगी तो वो टूट जाएगी। सस्टेनेबल मोमेंटम का मतलब है काम और रिकवरी दोनों का सही तालमेल। पैट्रिक अपने अनुभव से बताते हैं कि उनकी कंपनी में सबसे बड़ा फर्क इसी वजह से आया। उन्होंने सिस्टम बनाकर, माइलस्टोन्स तय करके और टीम की एनर्जी पर ध्यान देकर मोमेंटम को बरकरार रखा। दोस्तों, पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। जिम जाना शुरू करना आसान है, लेकिन महीनों तक कंसिस्टेंसी रखना मुश्किल। रिलेशनशिप्स में भी शुरुआत में स्पार्क होता है,
लेकिन उसे अलाइव रखने के लिए एफर्ट चाहिए। अध्याय का सार। मोमेंटम बनाना आसान, बनाए रखना कठिन। छोटी जीत सेलिब्रेट करें और अगला लक्ष्य तय करें। लीडर की एनर्जी टीम की एनर्जी बनती है। सस्टेनेबल मोमेंटम, स्पीड प्लस बैलेंस प्लस रिकवरी। अध्याय 14, द आर्ट ऑफ पावर प्लेस। दोस्तों, जिंदगी और बिजनेस दोनों ही एक तरह से पावर गेम है, लेकिन यहां पावर का मतलब सिर्फ पैसा या ताकत नहीं है, बल्कि वो स्किल है जिससे आप सही समय पर सही चाल चलते हैं। पैट्रिक इसे कहते हैं पावर प्लेस की कला। सोचिए, शतरंज का खिलाड़ी कब जीतता है? जब वो सिर्फ प्यादे नहीं, बल्कि पूरे बोर्ड की चालें देख पाता है। ठीक वैसे ही बिजनेस में भी सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, आपको स्ट्रैटेजिक पावर मूव्स सीखनी पड़ती है। पैट्रिक कहते हैं पावर इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट इज अबाउट इन्फ्लुएंस। मतलब, असली ताकत दूसरों को मजबूर करने में नहीं, बल्कि उन्हें इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करने में है। तो आखिर पावर प्लेस कैसे की जाती है? 1. टाइमिंग इज एवरीथिंग। कभी कभी सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। गलत समय पर सही आइडिया भी फेल हो सकता है। 2. कंट्रोल द बोर्ड। जैसे शतरंज में खिलाड़ी बोर्ड के बीच पर कब्जा करता है, वैसे ही बिजनेस में आपको अपने इंडस्ट्री के की एरियाज पर पकड़ बनानी चाहिए। 3. यूज लेवरेज। लेवरेज सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि नॉलेज, नेटवर्क और ब्रांड भी है। जो इनका इस्तेमाल करना जानता है, वही गेम बदल देता है। 4. प्रिडिक्ट दी अपोनेंट। हमेशा सोचिए कि आपका कॉम्पिटिटर अगली चाल क्या चला सकता है और उसके लिए तैयार रहिए। पैट्रिक अपने करियर की कई कहानियां बताते हैं जहां उन्होंने सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही चाल से जीत हासिल की। चाहे इन्वेस्टर से डील करना हो या कॉम्पिटिटर से लड़ाई, उन्होंने हमेशा पावर प्लेस का इस्तेमाल किया। दोस्तों, पर्सनल लाइफ में भी पावर प्लेस काम आते हैं। हर रिश्ते, हर बातचीत में स्ट्रैटेजी मायने रखती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे एथिकल तरीके से इस्तेमाल करें या मैनिपुलेटिव तरीके से। अध्याय का सार। पावर इन्फ्लुएंस, नॉट कंट्रोल। टाइमिंग, लेवरेज और प्रेडिक्शन ही असली पावर मूव्स है। इंडस्ट्री के की पॉइंट्स पर पकड़ बनाना जरूरी है। एथिकल पावर प्लेस से आप गेम चेंजर बन सकते हैं। अध्याय 15, हाउ टू बीट गॉलियत। दोस्तों, आपने बाइबल की कहानी तो सुनी होगी, डेविड वर्सेस गॉलियत। एक छोटे से लड़के ने एक विशाल योद्धा को हरा दिया। यह कहानी सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि एक गहरी बिजनेस और लाइफ स्ट्रैटेजी भी सिखाती है। कैसे छोटे खिलाड़ी बड़े दिग्गजों को हरा सकते हैं। पैट्रिक कहते हैं हर इंडस्ट्री में गॉलियत मौजूद होता है। वो बड़ी कंपनी हो सकती है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हो सकता है, या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर जो आपसे कई गुना मजबूत दिखता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि गॉलियत कितना बड़ा है, सवाल ये है कि आप उसके मुकाबले अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। तो डेविड ने क्या किया था? उसने गॉलियत से उसी के हथियार से नहीं लड़ा, उसने अपनी स्लिंग शॉट, गुलेल का इस्तेमाल किया, जो उसकी स्ट्रेंथ थी। पैट्रिक भी यही कहते हैं, आपको जायंट से उसके मैदान में नहीं, अपने मैदान में लड़ना है। इसका मतलब क्या है? 1. फाइंड योर एज। वो चीज ढूंढिए जो आपको यूनिक बनाती है। स्पीड, क्रिएटिविटी, एजिलिटी, ये सब आपके वेपन्स हो सकते हैं। 2. एक्सप्लॉइट वीकनेस। हर गॉलियत की कोई ना कोई कमजोरी होती है। बड़ी कंपनियां अक्सर स्लो होती है, ब्यूरोक्रेसी में फंसी होती है। 3. स्टे अनप्रेडिक्टेबल। बड़े खिलाड़ी अक्सर प्रेडिक्टेबल होते हैं। आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 4. प्ले लॉन्ग टर्म। एक चाल से जायंट नहीं गिरता, लेकिन कंसिस्टेंट स्मार्ट मूव्स से उसे पछाड़ा जा सकता है। पैट्रिक बताते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी को इंडस्ट्री जायंट्स के बीच खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने उनके जैसे बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने रूल्स बनाए। दोस्तों, यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ में भी लागू होता है। चाहे कोई मुश्किल इंसान हो, बड़ा चैलेंज हो या टफ कॉम्पिटिटर, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलते हैं तो जीत आपकी हो सकती है।
और अगर ये कहानी आपको इंस्पायर कर रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमें और गहरी किताबों के सार लाने की ताकत देती है। अध्याय का सार: गॉलियत से उसकी ताकत से नहीं, अपनी ताकत से लड़े। जायंट्स की वीकनेसेस एक्सप्लॉइट करें, उनकी स्लोनेस, रिजिडिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। आपकी एजिलिटी और क्रिएटिविटी ही आपकी असली स्लिंगशॉट है। स्मॉल प्लेयर्स भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से इंडस्ट्री लीडर्स को हरा सकते हैं। अध्याय 16: कंट्रोल द नैरेटिव। दोस्तों, कभी गौर किया है कि जीतने से भी ज्यादा जरूरी चीज क्या है? वो है लोगों की नजर में आपकी कहानी कैसी है। पैट्री कहते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल योर नैरेटिव, समवन एल्स विल। यानी अगर आपने अपनी कहानी खुद नहीं लिखी तो दुनिया आपके बारे में अपनी कहानी बना लेगी। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, सबसे शक्तिशाली लीडर्स सिर्फ पॉलिसी से नहीं बल्कि नैरेटिव से जीते। गांधी का सत्याग्रह, स्टीव जॉब्स का थिंक डिफरेंट, एलोन मस्क का फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सब नैरेटिव्स ही थे जिन्होंने लाखों करोड़ों को इंस्पायर किया। तो आखिर नैरेटिव कंट्रोल कैसे किया जाता है? 1. डिफाइन योर स्टोरी क्लियरली। आप कौन हैं, किसके लिए खड़े हैं और आपका मिशन क्या है, यह साफ होना चाहिए। अगर आप खुद कंफ्यूज हैं तो दुनिया भी कंफ्यूज होगी। 2. रिपीट द मैसेज। एक बार बोलने से लोग याद नहीं रखते, नैरेटिव्स बार बार दोहराए जाते हैं जब तक वो लोगों के दिमाग का हिस्सा न बन जाए। 3. यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। आज की दुनिया में आपका नैरेटिव सिर्फ किताबों या स्पीचेस में नहीं बल्कि यूट्यूब, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट्स, हर जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 4. हैंडल क्रिटिक्स स्मार्टली। हर नैरेटिव पर सवाल उठेंगे, लीडर का काम है क्रिटिक्स को इग्नोर नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से एड्रेस करना। पैट्रिक बताते हैं कि जब उनकी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी तो कॉम्पेटिटर्स ने उनके खिलाफ गलत बातें फैलाना शुरू किया। अगर वे चुप रहते तो शायद नैरेटिव बिगड़ जाता, लेकिन उन्होंने प्रोएक्टिवली अपनी स्टोरी कंट्रोल की, अपनी विजन, वैल्यूज और अचीवमेंट्स को लगातार सामने रखकर। दोस्तों, पर्सनल लाइफ में भी नैरेटिव मायने रखता है। अगर आप दूसरों को अपनी कहानी नहीं बताते तो वो आपकी कहानी अपने हिसाब से बना देंगे। अध्याय का सार: अगर आपने नैरेटिव कंट्रोल नहीं किया तो कोई और करेगा। क्लियर स्टोरी प्लस कंसिस्टेंट मैसेज, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी कहानी फैलाइए। क्रिटिक्स को स्मार्ट तरीके से संभालना भी नैरेटिव का हिस्सा है। अध्याय 17: थिंक लाइक अ मॉबस्टर, एक्ट लाइक अ स्ट्रैटेजिस्ट। दोस्तों, ये टाइटल सुनते ही दिमाग में फिल्मों का एक सीन आता है। अंधेरी गली, सूट पहने लोग और एक माफिया बॉस जो हर चाल बड़ी चालाकी से चलता है। पैट्री का मतलब यही है कि कभी कभी हमें सोचना मॉबस्टर जैसा पड़ता है, लेकिन एक्ट हमेशा स्ट्रैटेजिस्ट जैसा होना चाहिए। अब सवाल है, मॉबस्टर जैसा सोचना क्यों? क्योंकि मॉबस्टर्स रूथलेस होते हैं। वो रिस्क से डरते नहीं, बिट्रेल पहचान लेते हैं और लॉयल्टी की कीमत जानते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिस्ट लॉन्ग टर्म विजन रखता है, रूल्स फॉलो करता है और सस्टेनेबल एम्पायर बनाता है। पैट्री कहते हैं, अ ग्रेट लीडर कंबाइंस द कनिंग ऑफ अ मॉबस्टर विद द फोरसाइट ऑफ अ स्ट्रैटेजिस्ट। मतलब, आपको भीड़ से अलग बनने के लिए दोनों क्वालिटीज चाहिए। कैसे? 1. लॉयल्टी टेस्ट करो। मॉबस्टर्स जानते हैं कि कौन उनका सच्चा साथी है। बिजनेस में भी जरूरी है कि आप अपनी टीम के लॉयल्टी और कमिटमेंट को परखें। 2. रिस्क लेने की हिम्मत रखो। मॉबस्टर्स बड़े दाव लगाते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट की तरह आपको कैलकुलेट करके रिस्क लेना होगा। 3. प्रोटेक्ट योर सर्कल। मॉबस्टर अपने फैमिली और इनर सर्कल को सबसे पहले सुरक्षित करता है। बिजनेस में भी आपका कोर टीम और वैल्यूज ही आपकी ताकत है। 4. प्ले लॉन्ग गेम। स्ट्रैटेजिस्ट हमेशा डेकेड्स अहेड सोचता है, सिर्फ आज की जीत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की लेगेसी बनाना उसका मकसद होता है। पैट्रिक बताते हैं कि उन्होंने माफिया मूवीज से ये सीखा कि पावर सिर्फ डर से नहीं आती बल्कि रिस्पेक्ट और स्ट्रैटेजी से भी आती है।
अगर आप दोनों का बैलेंस बना लें, रूथलेस सोच और एथिकल एक्शन, तो आप अनबीटेबल हो जाते हैं। दोस्तों, यही प्रिंसिपल लाइफ पर भी लागू होता है। कभी कभी हमें टफ डिसीजंस मॉबस्टर की कोल्ड ब्लडेड क्लैरिटी से लेने होते हैं, लेकिन उन्हें एक्सिक्यूट स्ट्रैटेजिस्ट की विजडम से करना चाहिए। अध्याय का सार: मॉबस्टर जैसी रूथलेसनेस प्लस स्ट्रैटेजिस्ट जैसी फोरसाइट आई इक्वल टू अनबीटेबल कॉम्बो। लॉयल्टी, रिस्क टेकिंग और प्रोटेक्शन सर्कल बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म टफनेस और लॉन्ग टर्म विजडम मिलकर लेगेसी बनाते हैं। पावर सिर्फ डर से नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और क्लैरिटी से भी आती है। दोस्तों, यही था सार योर नेक्स्ट 5 मूव्स का। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि जिंदगी और बिजनेस में 5 चालें आगे कैसे सोचना है। अगर आपको यह सार मीनिंगफुल लगा हो और आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमारे चैनल रीडर्स एंड दी मंक को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डोनेशन के लिए यूपीआई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब का सार। तब तक सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।